ठीक। अरे अब हम देखने वाले हैं आगे बढ़ती कहानी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। विरुद्ध अधिकार, इसमें कितने आर्टिकल पढ़ेंगे? 2, 23 और 24। 23 और 24। 23 क्या है? 23 है मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम पर निषेध, और बलात् श्रम पर निषेध। ऐसा क्यों लग रहा है? कल बात हो चुकी है इस पर, कर चुके हैं, है ना? 23-24 हो गया है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से करना है अपने को। ओ खत्म करो इसको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर 28 तक हम देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। 25 से लेकर 28। 25 क्या है? देखो, अंतःकरण। अंतःकरण किसी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता, है ना? इन शब्दों में भी खेल खेल सकता है कि 25 में क्या क्या है। अंतःकरण मतलब अंदर से आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, ठीक? उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकते हो और प्रचार कर सकते हो। ये मूल 3 बातें हैं अनुच्छेद 25 में, ठीक? अच्छा, इसी 25 में अनुच्छेद 25 का सी, अनुच्छेद 25 का सी, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है ना? कभी ये प्रश्न आ जाए कि सिख जो है, जो यूं तो आप जानते हो कि चाकू लेकर घूमेगा तो आम सट लग जाएगा आप पर, लेकिन सिख कृपाण रखकर घूमते हैं, तो उनको इसलिए स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के तहत क्योंकि ये जो है उनके धर्म का प्रतीक है। आप लोग जानते हो सिखों के पांच क कहते हैं वो लोग, ये इनके धर्म का प्रतीक है। जैसे ऊपर देखो, केश, कंघा, केश बाल बढ़ाते हैं वो लोग, केश, और यहीं पर कंघा, 2 हो गया, 2 का यहाँ हो गया। नीचे उतरो, कड़ा, बगल में कृपाण और उसके अंदर कच्छा। हाँ तो हंस रही है, मेरे को सही याद आ रहा है ना, कच्छा होता है। हाँ, पंच का, है ना? पंच का ये कभी मतलब ऐसी जानकारी के लिए मुझे नहीं लगता कि पूछेगा। केश, कंघा, नीचे आ जाओ कमर के पास, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये उनका 5 प्रतीक है, ठीक? उसके बाद आइए इक्कीस, ये सब देख लिए हम लोग, ठीक है? सभी को अंतःकरण, क्या शब्द याद, क्या ध्यान रखना है आपको? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता आपको प्रदान करता है, ठीक? अनुच्छेद 25 में 2, अच्छा, निर्बंधन क्या है? लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। कभी लटके झटके पूछ सकता है कि अनुच्छेद 25 के निर्बंधन क्या है ना? 25(2) में निर्बंधन दिया है लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार 25 में है, और हिंदू शब्द में सिख, बौद्ध और जैन शामिल है। एक और बात बता दूं, अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द का उल्लेख हुआ है, इस हिंदू में बौद्ध और सिख और जैन भी शामिल है इस हिंदू में, क्योंकि इनकी उत्पत्ति कहा जाता है हिंदू से ही हुई है। धर्मांतरण मौलिक अधिकार नहीं है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि धर्मांतरण आपका मौलिक अधिकार है। किसी को लालच देकर या ज़बरदस्ती
आपको स्वतंत्रता है, आप किसी भी धर्म को अंतःकरण से मान सकते हैं, है ना, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन धर्मांतरण आप किसी और का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते लालच देकर या फिर किसी जोर देकर। वो अपने मर्जी से कोई भी धर्म अपना सकता है। ठीक, तो 3 बिंदु है आपको जो यहाँ पर याद रखना है। एक, अनुच्छेद 25 का मूल, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता। ठीक, और इसी के तहत आपको याद रखना है सिखों को कृपाण रखने की स्वतंत्रता है, 25C। और इस प्रश्न में चले जाते हैं 25C, इसमें सिखों को कृपाण रखने का अधिकार है। और दूसरा एक पूछा जा सकता है कभी, निर्बंधन, अनुच्छेद 25 के निर्बंधन। तो अनुच्छेद उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन निर्बंधन याद रखना, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य मतलब अब आपको क्या है, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है ना, माइक लगा लिए, पोंगा लगा लिए और प्रचार कर रहे हो। बगल में हॉस्पिटल है, सारे बूढ़े लोग जो है वहाँ पर, और वहाँ पर पोंगा लगा के धर्म का प्रचार कर रहे हो, उसकी हमको स्वतंत्रता है धर्म का प्रचार करने की। तो भैया स्वास्थ्य के आधार पर आपको पोंगा ओंगा निकाल के फेंक देंगे कि ऐसी स्वतंत्रता नहीं है, निर्बंधन भी है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद देखिए अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? प्रबंधन। आप किसी भी धर्म को मानते हो तो उस धर्म के धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने की भी स्वतंत्रता है आपको। जैसे ही आप जुलूस देखते हो निकलता है, ये सब निकलता है ना, इसकी भी हालांकि आपको मैं बता दूं, जुलूस भारी संख्या में निकलता है तो आपको परमिशन लेना होता है, लेकिन स्वतंत्रता है आपको ना। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो 25 क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को आबाद रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 27 क्या है? टैक्स। शॉर्ट में याद रखो, धर्म कार्यों को टैक्स से स्वतंत्रता है। करों के संदाय, इसमें जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्या है? करों के संदाय से स्वतंत्रता, मतलब टैक्स फ्री, है ना। आपके धार्मिक कार्य टैक्स फ्री होते हैं, इसीलिए तो देखे हो ये बाबा ओबा ये सब इतनी संपत्ति और कोई टैक्स लगता नहीं, है ना, ये है। और इसमें आपको और कुछ पूछने का मुझे लगता नहीं बनेगा, बस पढ़ लीजिएगा। अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। 4 आर्टिकल का मूल याद रख लो। 25, किसी भी धर्म को अंतःकरण की स्वतंत्रता, आबाद रूप से मानने की, आचरण की और प्रचार की स्वतंत्रता, है ना। और 26 क्या है? धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। फिर 27 क्या है? करों से मुक्ति, धार्मिक कार्यों को करों से मुक्ति। और 28 क्या है? धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अब इसके तहत एक और चीज़ पढ़ेगा, 4 प्रकार के, अनुच्छेद 28 के तहत 4 प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों का विभेद किया जाता है। क्या कहता है ये? राज्य, जो धार्मिक शिक्षण संस्थान राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित होते हैं वहाँ धार्मिक शिक्षा की मनाही है। पूर्णतः पोषित समझ लो, राज्य का मतलब सरकार, राज्य का मतलब सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर कोई धार्मिक संस्थान उसको सरकार पूरा फंडिंग करती है तो वहाँ धार्मिक शिक्षा की मनाही है। ठीक है, कभी लटके झटके पूछ देगा। और प्रशासन राज्य द्वारा मान्यता, परंतु देखो प्रशासन राज्य द्वारा है, मान्यता भी राज्य द्वारा है, लेकिन स्थापना किसके द्वारा है? विन्यास द्वारा। यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। ट्रस्ट सुनो, ट्रस्ट, बहुत सारे धार्मिक संस्थान ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित होते हैं। ट्रस्ट 4-5 लोग होते हैं, ट्रस्टी लोग होते हैं और धार्मिक संस्थान स्थापित करते हैं, है ना। हाँ, ट्रस्ट, हाँ वही है, इस्कॉन बोल लो या बहुत सारे हैं, है ना। तो ट्रस्ट, जिन मंदिरों को का प्रशासन भले राज्य द्वारा हो लेकिन उसकी स्थापना ट्रस्ट के अंतर्गत विन्यास द्वारा हो, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, है ना, और राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। राज्य द्वारा मान्यता, अगर किसी धार्मिक
शिक्षण संस्थान को राज्य द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, मान्यता प्राप्त है, या फिर राज्य द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करता है। स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, स्वैच्छिक, है ना, स्वैच्छिक आधार पर वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो 4 यहाँ से प्रश्न बन सकता है। मतलब आपको एक जगह याद रखना है, क्या याद रखना है कि धार्मिक शिक्षा कहाँ नहीं दी जा सकती, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, है ना, पूरी तरह से कोई धार्मिक शिक्षण संस्थान जिसको फंडिंग राज्य कर रही है वहाँ पर धार्मिक शिक्षा की मनाही है, ये याद रखना, है ना। अब धार्मिक शिक्षा दी कहाँ जा सकती, तो याद रखना कि भले ही प्रशासन उसका राज्य चला रहा हो, सरकार चला रही हो, लेकिन वो ट्रस्ट के अंतर्गत अगर तुम्हारा धार्मिक शिक्षा की स्वीकृति है। और स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा कहाँ दी जा सकती है, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, केवल मान्यता, रिकॉग्नाइज किया गया है, और या फिर वित्तीय सहायता प्राप्त, पूर्णतः पोषित नहीं है लेकिन राज्य सरकार से उसको थोड़ी वित्तीय सहायता मिलती है, वहाँ स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। क्लियर। एक प्रश्न बन सकता है, 10% चांस है इसके, बन सकता है। आइए अनुच्छेद 19 और 30, वो चौथा पॉइंट भी है उसमें, अलग अलग है, उसको मेरे को ठीक कराना होगा। अब आइए अनुच्छेद 29-30। अब आपको पता है ये क्या है, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। 29-30 में आप ये याद रखिएगा कि ये जो मौलिक अधिकार है ये अल्पसंख्यकों के लिए, ये 29-30। कभी आपसे प्रश्न ऐसे भी बन जाए कि अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार कौन सा है, 29-30, 29 और 30 ये दोनों मौलिक अधिकार किसके हैं, अल्पसंख्यकों के। अच्छा, यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब वृहद है। ऐसे लोग क्या सोचते हैं, अल्पसंख्यक यदि केवल बोल दिया जाए तो वो सोचते हैं कि जिनकी जनसंख्या भारत की जनसंख्या में अल्प है, कम है, उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है ना। जैसे कि ऐसे अगर आप बोलोगे कि धार्मिक अल्पसंख्यक को कैसे डिफाइन किया जाए, धार्मिक अल्पसंख्यक मतलब किसी धर्म को मानने वाले जिनकी जनसंख्या कम है, ऐसे आप बोलोगे तो जिनकी भारत की जनसंख्या, कुल जनसंख्या में आबादी 10% से कम है, वो धार्मिक अल्पसंख्यक माने जाते हैं, 10% से कम है। देखो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियनिटी, ऐसा अपन धर्म जानते हैं, 4 धर्म। अगर 4 धर्म लेने बोलो भारत में तो अब एक लाइन से यही आता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अपन ऐसे ही पढ़े हैं शायद बचपन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। इसमें से हिंदू तो अल्पसंख्यक हो नहीं सकता, वो तो बहुसंख्यक है भारत में, काट दो, 1 2 3 अल्पसंख्यक है ये। मुस्लिम, सिख, ईसाई अल्पसंख्यक, प्लस बौद्ध, जैन, पारसी, बौद्ध, जैन, पारसी, ये 6 समुदाय है भारत में घोषित धार्मिक अल्पसंख्यक। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है, धार्मिक अल्पसंख्यक कितने समुदाय भारत में, 6। हिंदू छोड़ दो, 4 मेन धर्म में हिंदू छोड़ दो, बाकी 3 और प्लस 3 और बौद्ध, जैन और पारसी। हाँ, बीजेपी ठीक, MSC बीजेपी, है ना। हालांकि वो तो चौथी फेल है जो चला रहा है अभी ना, और मेरे को तो डाउट है वो कभी पढ़ा भी है ना। स्कूल का कोई मास्टर होगा तो पक्का उसको भगा देता होगा क्लास से, ऐसा स्टूडेंट होगा ना। अच्छा, आप लोगों के मन में लग रहा होगा कि ये अभी तक अल्पसंख्यक क्यों है, जबकि इनकी जनसंख्या भारत की आबादी में 18% से अधिक हो चुकी है। कभी ये थे, लेकिन आज ये जनसंख्या के अनुसार अल्पसंख्यक नहीं है। तो ये सरकार कर सकती है ना कि इनको अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर कर दे, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते कोई बाहर कर नहीं रहा है ना। कायदे से ये धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं होने चाहिए मुसलमान भारत में जनसंख्या, क्योंकि इनकी 18% से अधिक है। लेकिन राजनीति तो तुष्टीकरण की राजनीति, कोई भी सरकार अगर इनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीनती है, वोट देगा नहीं देगा। इसीलिए इस राजनीति के चलते इनसे अल्पसंख्यक का दर्जा सरकार ले नहीं रही, ठीक है। आइए, लेकिन अनुच्छेद 29 और 30
न सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यकों की बात करता है बल्कि भाषाई अल्पसंख्यकों की भी बात करता है, दोनों अल्पसंख्यकों की बात करता है। वृहद है, मैं बोला ना अल्पसंख्यक, यहाँ पर इसका अर्थ वृहद है, न सिर्फ धार्मिक बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक। मतलब कोई किसी धर्म को मानने वाले उनकी संख्या बहुत कम है या फिर वो कोई भी समुदाय हो सकता है, कोई विशेष भाषा बोलने वाला समुदाय जिसकी जनसंख्या बहुत कम है भारत में। तो इन दोनों को 29 और 30 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया। तो मौलिक अधिकार किसको है? अल्पसंख्यकों को। लेकिन अल्पसंख्यक कौन से? दोनों, धार्मिक और भाषाई दोनों। और क्या है 29 के तहत बोलता है कि भारत में यदि किसी धार्मिक अल्पसंख्यक या भाषाई अल्पसंख्यक जिनकी विशेष लिपि है, विशेष संस्कृति है, उन्हें बचाए रखने का मौलिक अधिकार, उनको उन्हें संरक्षित करने का मौलिक अधिकार दिया गया है। लेकिन अब केवल मौलिक अधिकार दे दिया गया, संरक्षित तो कैसे संरक्षित करेंगे? तो उसका उपाय अगले अनुच्छेद में, अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 30 में कहता है कि ऐसे धार्मिक अल्पसंख्यक और भाषाई अल्पसंख्यक अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी लिपि को बचाए रखने के लिए शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं और स्वयं उसका प्रबंधन कर सकते हैं। स्वयं उनको छूट भी है कि प्रबंधन भी वो स्वयं करें, मतलब स्वायत्त संस्था, स्वायत्त शैक्षणिक संस्था खोलने का मौलिक अधिकार। समझ रहे हो? 29 भारत के संविधान में अल्पसंख्यकों का मौलिक अधिकार कहाँ वर्णित है? 29-30। अब चलते हैं अल्पसंख्यकों को है। अल्पसंख्यक कौन सा? वृहद है भैया, न सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक बल्कि भाषाई अल्पसंख्यक। हालांकि बता दूं आपको, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है। ये भी बड़े एग्जामों में कूट में डाल देगा। अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल संविधान में नहीं हुआ है, लेकिन अंडरस्टूड है कंटेंट से कि ये अधिकार किनको है? अल्पसंख्यकों को। बात क्लियर? 29 में आपके सामने दिख रहा होगा, है ना? 29 धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यक दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक ये अनुच्छेद धार्मिक भाषा अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ठीक, उसके बाद ये जो है ये हल, बस पढ़ के गुजर जाओ, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इसके अंदर के कंटेंट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आइए अनुच्छेद 31 संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये आप पहले भी सुन चुके हो। पहले 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से पहले संपत्ति का अधिकार यानी कि संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ये दो जगह था भाग 3 में। एक तो अनुच्छेद 31 में था और एक अनुच्छेद 19(1) च में था। याद आ रहा है? च बीच में गायब था ना, दोनों जगह था। इन दोनों जगहों से संपत्ति के इस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और इसको डाल दिया गया भाग 12 के अनुच्छेद 300 क। और इस प्रकार संपत्ति का अधिकार अब आपका कैसा अधिकार हो गया? विधिक अधिकार हो गया। क्लियर? आइए, ये उतना नहीं है। आइए भैया 32 आखिरी मौलिक अधिकार 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके बारे में आप पहले भी समझ चुके हो कि भारत का संविधान राज्य के विरुद्ध या राज्य के खिलाफ आपको कुछ मौलिक अधिकार सुरक्षित करता है। राज्य के विरुद्ध मतलब राज्य यानी कि राज्य की परिभाषा तो आप 12 में सुन चुके हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण जैसे पंचायत, नगर पालिका, फिर गैर सांविधिक निकाय यानी कि सरकारी उपक्रम जैसे ONGC, सेल सरकारी कंपनियां, और सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार निजी इकाइयां जो सरकार की एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं ना। इन सब के विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये छीन नहीं सकते आपके मौलिक अधिकार को ना। तो मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में आपको दो अधिकार है। वैसे अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप अपने राज्य के उच्च न्यायालय जा सकते हैं। बात क्लियर है ना? समझ चुके हो? पहले विस्तृत बात हो चुकी है शायद। दोनों है, लेकिन क्या 226 मौलिक अधिकार है आपका?
नहीं। अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकार है आपका। हाँ, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाने का मौलिक अधिकार रखते हैं ना। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकारों का केस लेने से, हनन की स्थिति में केस लेने से मना नहीं कर सकता। ऐसे मूलतः आपको लगेगा, मूलतः के अनुच्छेद 32 आपका मौलिक अधिकार, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय मना नहीं कर सकता, और 226 आपका विधिक अधिकार है, इसलिए हाईकोर्ट मना कर सकता है। मूलतः ऐसे ही लगेगा आपको, लेकिन ये बड़े एग्जामों में पकड़ेगा तो वास्तव में ऐसा है नहीं। ये है ऐसा कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत के न्यायालय, सारे न्यायालय उसके अधीन है। तो सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीन भारत के सारे न्यायालयों में पर्यवेक्षण का अधिकार रखता है। सुपरवाइजरी जुरिडिक्शन होता है उसके पास। वो सारे न्यायालयों का देख रेख कर सकता है, देख क्या काम काज सही चल रहा है कि नहीं कर रहा है। यही सर्वोच्च न्यायालय कैसे कार्य करेगा इसके नियम भी है, नियम भी बना सकता है, गाइडलाइन भी बना सकता है। और अगर सर्वोच्च न्यायालय ने गाइडलाइन बना दिया तो सारे देश के सारे न्यायालयों को मानना होगा, ठीक, नहीं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन ये है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय में केसेस बहुत पेंडिंग है, केसेस बहुत पेंडिंग है। तो गाइडलाइन ये इशू कर दिया कि नागरिकों को मौलिक अधिकार के हनन की स्थिति में पहले अपने राज्य के उच्च न्यायालय जाना चाहिए। तो क्या आप उच्च न्यायालय मना कर पाएंगे? आपका केस लेने से मना नहीं कर सकते, सर्वोच्च न्यायालय गाइडलाइन। तो इस प्रकार से आपको जाने का अधिकार तो दोनों जगह है भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट तो मना कर पाए, वो मना उसकी मर्जी है। गाइडलाइन इशू कर दिया है, चाहे तो ले ले, चाहे तो आपको बोले कि आप हाई कोर्ट जाओ ना। लेकिन हाई कोर्ट क्या मना कर पाएगा? नहीं कर सकता। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में आपका केस लेने से मना नहीं कर सकता। अब इसके तहत एक और चीज़, हृदय और आत्मा कहाँ है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय, और फैक्ट है, छोटे छोटे एग्जामों में सीधा सीधा पूछता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक। आइए अब आप देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अब आपके मौलिक अधिकारों को वापस कैसे करवाएगा। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर तो सर्वोच्च न्यायालय है ही। मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय हनन की स्थिति में जब आपके मौलिक अधिकारों को वापस आपको प्रवर्तित करवाता है, यानी कि लागू करवाता है, सामान्य भाषा में वापस दिलवाता है, तो वो किस माध्यम से करता है? ये न्यायादेश जारी कर, क्या जारी करता है? न्यायादेश, जिसे रिट कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? रिट, रिट, न्यायादेश। ये क्या है? न्यायादेश। तो सर्वोच्च न्यायालय किस माध्यम से आपके मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करवाता है? न्यायादेश जारी कर। और कितने प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है? 5। मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के न्यायादेश जारी कर सकता है? 5। वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे का नाम है परमादेश, दूसरे का नाम है परमादेश। तीसरे का नाम है उत्प्रेषण, तीसरे का नाम है उत्प्रेषण। चौथे का नाम है प्रतिषेध, चौथे का नाम क्या है? प्रतिषेध। और एक 5वां है जिसका नाम है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, ठीक। तो ये अंग्रेजी वालों को अंग्रेजी में रहने दो, आपका हिंदी में रहेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये सब रहेगा। 5 प्रकार के रिट कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, उसके बाद उत्प्रेषण, उसके बाद प्रतिषेध, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब समझते हैं हैबिस कॉर्पस ये सब है क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा। बंदी ना, बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आओ, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष लेकर आओ। शाब्दिक अर्थ इसका क्या है? को प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो, सशरीर प्रस्तुत करो ना। अब देखो क्या है, ये किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? पहले देखो आप,
सार्वजनिक या लोक अधिकारी, प्राधिकरण या निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। खासियत याद रखना, कोई सरकारी कर्मचारी, कोई सरकारी एजेंसी और या निजी व्यक्ति, ये दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है, दोनों के विरुद्ध। तो बिंदु याद रखो, आपसे ये भी पूछेगा कि कौन सा रिट किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण सार्वजनिक या लोक, आपको पता है ना, लोक है ये, लोक या सार्वजनिक अधिकारी का मतलब क्या है? सरकारी। सार्वजनिक का मतलब सरकारी, लोक का मतलब सरकारी। तो सार्वजनिक यानी कि लोक अधिकारी या अधिकरण या फिर प्राधिकरण। जैसे पुलिस थाना क्या है? सरकारी प्राधिकरण है ना पुलिस थाना। तो या तो सब इंस्पेक्टर के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, या प्राधिकरण थाना जो है सरकारी संस्थान है उसके विरुद्ध भी जारी हो सकता है, और कोई निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। ठीक, अब देखो इसको मैं समझाता हूँ उदाहरण से। समारू रोज दारू पी के आता था, अपनी बाई को पीटता था। छत्तीसगढ़ में बहुत आम। तो समारू जो है टेटकी को खूब पीटता था दारू पी के। एक दिन टेटकी ने बोला आज इसका मैं हिसाब लूंगी रोगा का। एक दिन दारू पी के आया, फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार उसके अटैक से पहले टेटकी अटैक के लिए तैयार थी। बड़ा सा बांसड़ा लेकर धो दिया और उसको खटिया में रस्सी से बांध दिया। एक कमरे में खटिया से रस्सी में बांध दिया। अब समारू जो है चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन अब टेटकी बोली अब रोगा तोला नहीं खोलो, अब वहीं बंद रहेगा। जाती थी समय समय पर, मुंह में कुछ ठूस देती थी और पानी वानी पिला देती थी, तो यहीं हग मूत, लेकिन तोला नहीं खोलो। ठीक, अब 2 दिन 3 दिन हो गए, समारू बंदी बन के अपने ही घर में कोठरी में पड़ा। एक दिन रेचकी गुजरत रेस, समारू चिल्ला रहा था। अब नशेड़ी को अगर दारू न मिले, 2-3 दिन से बंद है, तो चिल्लाने लगता है। चिल्ला रहा था, रेचकी को सुनाई दिया ये तो मेरे एक्स जानू का आवाज़ है ना। रेचकी खिड़की खोली, देखी मेरा जानू बंदी। अच्छा, रेचकी ने तैयारी की थी, रेचकी को इस बारे में पता था, बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला, कि लोग भैया कोई किसी को बंदी बना कर, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो, चाहे कोई सरकारी प्राधिकरण हो, चाहे कोई निजी व्यक्ति हो, किसी को गैर कानूनी तरीके से बंदी नहीं बना सकता, क्योंकि उसके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है ना। ऐसा नहीं कि बंदी नहीं, कानूनन बंदी बनाया जा सकता है। कानून के अनुसार यदि आप अपराधी हो तो आपको बंदी बनाया जा सकता है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कोई बंदी नहीं बना सकता। वो पहुंच गई बिलासपुर हाई कोर्ट और केस फाइल कर दिया कि साहब ये मेरा एक्स है, उसकी बाई इसको बंदी बनाकर रखी है, प्रताड़ित कर रही है। अब केस तो एक्सेप्ट कर लिया उसका, रेचकी का। अब कोर्ट ने क्या किया, जांच के लिए पुलिस दल भेजा। पुलिस दल ने सही पाया। अब तुरंत जो है आदेश जारी हो गया, किसके विरुद्ध? टेटकी के विरुद्ध। टेटकी ने बंदी बनाया था, और कोर्ट कौन सा न्यायादेश जारी करेगी समारू को उसका मौलिक अधिकार दिलाने के लिए? बंदी प्रत्यक्षीकरण। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी हो गया, मतलब एक आदेश जारी हो गया, किसके विरुद्ध? टेटकी के विरुद्ध। और आदेश क्या है? आदेश में लिखा क्या होगा? 24 घंटे के भीतर समारू को सशरीर प्रस्तुत करो न्यायालय में, और करना पड़ेगा, है ना। अगर मान लो टेटकी ने नहीं किया तो इसका मतलब क्या हुआ? अपराध पंजीबद्ध हो जाएगा, है ना। 24 घंटे के भीतर। अच्छा, और शरीर के साथ आत्मा होनी चाहिए, शरीर के साथ आत्मा जुदा नहीं होनी चाहिए। आत्मा जुदा हो गया तो मर्डर का केस चलेगा तेरे ऊपर। 24 घंटे के भीतर। अब टेटकी के पास कोई रास्ता नहीं, 24 घंटे के भीतर सशरीर उपस्थित कर दिया। और वहाँ से फिर कोर्ट ने क्या किया, समारू को उसका मौलिक अधिकार, उसके स्वतंत्रता का अधिकार लौटा दिया, आदेश जारी कर दिया और वो फ्री हो गया। लेकिन कोर्ट ऐसा भी कर सकता है कि भैया टेटकी भी अपना दुखड़ा सुनाई कि मैं इसको बंदी क्यों बनाई थी, तो कुछ उसके साथ कि आइंदा अब इस तरह हरकत किए तो तुमको जेल में डाल देंगे, ऐसे धमका उमका के छोड़ दिया। क्योंकि ये मामला किसका था? मामला था समारू के मौलिक अधिकार का। ठीक, अब हमें याद क्या रखना है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में प्रश्न कहाँ कहाँ से बन सकता है।
कि एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है, को प्रस्तुत करो, मतलब जिसको बंदी बनाया गया उसको प्रस्तुत करो सशरीर। दूसरा, ये किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण न्यायादेश किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है, सरकारी या लोक अधिकारी या प्राधिकरण और निजी व्यक्ति के विरुद्ध, ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब सवाल ये होता है कि किसी के मौलिक अधिकार को प्रभावित, केस कौन फाइल कर सकता है, कोई भी। इसका जवाब क्या है, कोई भी, एक्स वाई, बाप दादा बीवी गर्लफ्रेंड, कोई भी। समझ गए? आपको लगता है कि फलाना व्यक्ति को किसी ने गलत तरीके से बंदी बना रखा है, तो कोई भी, दोस्त, कोई भी फाइल कर सकता है। क्लियर है बात? और इस न्यायादेश का अर्थ क्या होगा, अगर यह आदेश जारी हो गया तो 24 घंटे के भीतर बंदी को सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए, अगला क्या है, परमादेश। परमादेश, परमादेश शब्द में ही पता चल रहा, हम आदेश देते, हम आदेश देते। परमादेश तो ये किसके लिए है भैया, या न्यायालय द्वारा जाए, जिसे लोक अधिकारी, किसको जारी होता है, लोक अधिकारी एवं न्यायिक अधिकारी, दोनों याद रखना भैया कि परमादेश किसके किसके विरुद्ध अधिकारी होता है, लोक, न सिर्फ सरकारी कर्मचारी सरकारी अधिकारी बल्कि न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध भी, याद रखना। तो किसके विरुद्ध ये आदेश जारी हो सकता है, लोक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी दोनों। शॉर्ट नोट्स बनाते हो कि नहीं, शॉर्ट, इसमें तो डिटेल लिखा है, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाया करो यार, नहीं तो ऐसे बनाता है, नहीं बनाता, तेरे चेहरे पर पता चल रहा है। तो अरे बनाओगे टाइम पास नहीं, कुछ अच्छा अचीव करना है तो शॉर्ट नोट्स बनाया करो। तू बनाता है, तू नहीं बनाता ना। शॉर्ट नोट्स देखो, ये तो डिटेल है, मुझे आपको जो नोट्स है ना वो डिटेल देना है, लेकिन भाई नोट्स में भी मैं वो कर देता हूँ ना, डिमार्केट करता हूँ कि नहीं करता हूँ भाई। एक देखो, दो काम करता हूँ मैं, एक मोटी मोटी किताबों की कचरा, जो प्रश्न नहीं बनेगा वो तो पहले हटा दिया मैं आपके नोट से ना, उसके बाद ये नोट्स डिटेल है, ये सिविल सर्विसेज के लिए नोट्स है, मतलब यूपीएससी के लिए भी आपको ये काम आएगा। और संविधान में आपको मैं बता देता हूँ, परीक्षाओं में इस परीक्षा में इतना ही आएगा, इस परीक्षा में इतना ही आएगा, क्लियर करना थोड़ा मुश्किल है। यूपीएससी का स्तर, सीजीपीएससी का स्तर सब सेम है, व्यापम का स्तर सब सेम है। हाँ, थोड़ा सा स्तर जो होता है वो कम कहाँ हो सकता है, जैसे एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, यहाँ तो वो तो मैं आपको क्रक्स बता ही देता हूँ, क्रक्स है ना, जो क्रक्स बताता हूँ ना वही ऐसे एग्जामों में आएगा। लेकिन मान लो 2-3 प्रश्न भी अगर आ गया डीप तो फिर फर्क पड़ जाता है ना। चलो, तो भैया ये याद रखना है, परमादेश किसके किसके विरुद्ध जारी होता है, लोक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी। अच्छा, अब ये क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है, अपने कार्य कर्तव्य को पूरा करने हेतु। अब देखो इसका मकसद क्या है, कोई लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा होता है तो आप केस फाइल कर सकते हो, और फिर न्यायादेश जारी हो गया, मतलब न्यायालय परमादेश जारी करेगा, हम आदेश देते हैं भैया तेरा जो कर्तव्य पूरा करना पड़ेगा उसको। जैसे उदाहरण देता हूँ, पटवारी, आपके गांव का पटवारी, जैसे तुम्हारे मामले में तुमको मैं बोला था ना, एक बार देखो और फिर नहीं करता देखते हैं, है ना। अगर वो अपनी अड़ी में होते तो मैं ये फाइल करवा देता, मैंडमस केस फाइल करवा देता, फिर झक मार के तुम्हारे घर आके देखे जाके वेरिफिकेशन ना। पटवारी घुमाता है, पटवारी का काम है, कर्तव्य भैया आपके, जो भूमि का मापन करना, ऋण पुस्तिका है ना, ये सब उसका काम है। लेकिन पटवारी करते क्या है, पैसा घूस के चक्कर में घुमाते हैं, कुछ नहीं, थोड़े सबूत इकट्ठा कर लो, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लो, केस फाइल कर दो, तो दौड़त करिए ना। लेकिन लोग करते नहीं है ना,
लोग अपना भी काम जो है थोड़ा सा ये उल्टा पुल्टा काम पटवारी से कराने की कोशिश करते हैं तो उसके हाथ हथेली गर्म कर देते हैं। या लोगों की इतनी हड़बड़ी, कौन पचड़ा पाले 500 दे के। अच्छा 500 लेता है पटवारी? कम से कम कितना डिमांड करता है? आय सर्टिफिकेट का तो तोर पटवारी खास है का? हाँ आए हाँ 8 से 10,000 रेट है। कुछ नहीं, थोड़ा कभी कभी तुम लोगों को किसी को लपेटना हो ना, एक बार रिकॉर्ड कर लो, लपेट दो। है ना? तो अपने अधिकार जानो, रगड़ सकते हो तुम, ठीक। फिर उसके बाद 8-10,000 वो तुमको देने आएगा, ठीक। अच्छा एक और सवाल बनेगा, भैया क्यों जारी होता है? लोक अधिकारी और न्यायिक अधिकारियों को उनके कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। दूसरा, ये किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता? परम आदेश है ना ये, तो किसके? भैया राष्ट्रपति को जारी नहीं हो सकता, राज्यपाल को जारी नहीं हो सकता, निजी व्यक्ति को जारी नहीं हो सकता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जारी नहीं हो सकता। प्रश्न बन जाएगा कि सर्वोच्च न्यायालय परमादेश किसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकता? और ये संवैधानिक पद है, ये है? हाँ निजी व्यक्ति। तू, तेरा कौन सा कर्तव्य है? कोई सरकारी पद में है जो तेरा कोई कर्तव्य है ना, कि अपने माँ बाप को, तेरे मम्मी केस फाइल कर दिया, हमको रोज सुबह उठ के नमस्ते नहीं करती, पाँव नहीं छूती, तो ऐसा कोई कर्तव्य का वो नहीं है ना। निजी व्यक्ति, प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, न्यायिक नौकरी में नहीं है, न्यायिक में नहीं है, तो नहीं कर सकते, उसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता परमानेंट, ठीक। तो याद रखिएगा किसके किसके विरुद्ध? राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसलिए क्योंकि ये दोनों संवैधानिक पद पर हैं। एक देश का प्रमुख है और एक राज्य का प्रमुख है। और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भैया ये इंडिपेंडेंट है, इसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकता ना। और निजी व्यक्ति आता नहीं है, क्योंकि उसका कैसे कर्तव्य बोध कराओगे कि बोला नमस्ते नहीं करे, वो कर कर्तव्य है, वो तो यही ऐसा नहीं बनता। केवल पीड़ित व्यक्ति या न्यायालय में फाइल कर सकता है। एक और चीज़, ये कोई भी फाइल नहीं कर सकता, केवल पीड़ित व्यक्ति, जिसका काम उस लोक अधिकारी या न्यायिक अधिकारी ने करने से मना कर दिया, जो उसका कर्तव्य है। क्लियर? तो लेकिन देखो, पहला वाला और आखिरी वाला जो पढ़ोगे, एकदम क्रम में से मैं रखा हूँ, पहला वाला और आखिरी वाला कोई भी फाइल कर सकता है। और बीच के जो 3 है, परमादेश, प्रतिषेध और आपका उत्प्रेषण, ये केवल पीड़ित व्यक्ति फाइल कर सकता है। ऐसे भी याद रहेगा आपको, पहला वाला और आखिरी वाला मेरे नोट्स के हिसाब से कि कोई भी फाइल कर सकता है, और बीच के 3 केवल पीड़ित व्यक्ति। क्लियर? आइए मैडमस, अगला प्रोहिबिशन, प्रतिषेध मतलब रोकना, आपको पता ही है प्रतिषेध। अब ये वाला जो रेट है, ये वरिष्ठ न्यायालय अपने कनिष्ठ न्यायालय को, अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। वरिष्ठ न्यायालय किसको जारी करता है? अपने से नीचे वाले न्यायालय, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट अपने से नीचे को, ठीक। तो वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। क्यों जारी करता है? अगर नीचे वाला जो न्यायालय है अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए, रोकना, प्रतिषेध मतलब रोकना। जैसे मान लो कि राज्य से राज्य सरकार का विवाद हो गया, राज्य से राज्य का विवाद। राज्य से यदि राज्य का विवाद हो जाए तो ये हाई कोर्ट के न्याय क्षेत्र में है ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के विशेष मूल न्याय क्षेत्र में आता है। मतलब केवल सुप्रीम कोर्ट में ही केस फाइल हो सकता है। केंद्र से राज्य का विवाद या राज्य से राज्य का विवाद
यदि कोई हो गया तो केस कहाँ फाइल होगा? केवल सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाई कोर्ट ने केस ले लिया, पता चला किसी ने केस फाइल कर दिया, तो तुरंत जांच किया सुप्रीम कोर्ट। कैसे ले लिया भाई? तेरे न्याय क्षेत्र में है ही नहीं है, तो उसको क्या इशू करेगा? प्रतिषेध। इस आदेश का अर्थ क्या होगा? न्याय क्षेत्र से बाहर जा रहा है तू, है ना, रुक जा, तेरे न्याय क्षेत्र में नहीं है ये, ठीक। और फिर क्या होगा? फिर वो केस अपने पास मंगा लेगा, ट्रांसफर करवा लेगा, ठीक। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को जारी करेगा, उच्च न्यायालय अपने से नीचे जिला न्यायालय या न्यायिक या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया। अच्छा, एक और चीज़, किसके विरुद्ध जारी हो सकता है ये? न्यायिक या अर्ध न्यायिक। न्यायिक या अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक बोले तो जैसे डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऐसे तो प्रशासनिक अधिकारी है, कलेक्टर है ना, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी राजस्व के मामले में दंडित करने का अधिकार है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हम कहते हैं कि उसके पास अर्ध न्यायिक शक्तियां हैं। जैसे मतलब अर्ध न्यायिक कब बोलेंगे? कोई न्यायाधीश नहीं है, लेकिन फिर भी किसी मामले में न्यायालय की तरह उसके पास शक्ति है, उसकी शक्ति को क्या बोलेंगे? अर्ध न्यायिक। समझ रहे बात? समझे? इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्वासी जुडिशियल। तो जो कलेक्टर होता है वो डीएम भी होता है। डीएम तब बोलते हैं उसको जब वो अपने कोर्ट में बैठता है राजस्व के मामले में, ना, बात समझ रहे हो? तब डीएम कहलाता है वो। न्यायाधीश तो नहीं है वो तो प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन राजस्व के मामले में उसको दंडित करने का अधिकार है। इसीलिए डीएम के पास, कलेक्टर के पास कैसी शक्ति है? अर्ध न्यायिक। तो ये किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? न सिर्फ न्यायिक बल्कि अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। फाइल कौन करेगा? केवल पीड़ित व्यक्ति केवल पीड़ित व्यक्ति। अब भाई यहां पे बोल दिया कि केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक, वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करेगा, तो क्या ये विधायिका के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? विधायिका न्यायिक संस्था है क्या भाई? नहीं है ना, नहीं जारी किया जा सकता। कार्यपालिका नहीं जारी किया जा सकता। बात समझे? कुछ चीज़ें कंसेप्ट पर बनेंगी जब हम पहले ही जानते हैं कि परमादेश जो है वरिष्ठ न्यायालय अपने से कनिष्ठ न्यायालय को जारी करता है। कहाँ विधायिका आई, कहाँ कार्यपालिका आई? नहीं हो सकता ना। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखो, एकदम ब्लैंक रटोगे तो चीज़ें याद नहीं होंगी, ठीक। हाँ, ये बात अलग है कि अब अग्निवीर का परीक्षा कोई दे रहा है ना, कोई एसएससी जीडी का परीक्षा दे रहा है तो वो वन लाइनर पढ़ते हैं, या सीजी पुलिस का आरक्षक का पेपर, तो उनका काम चल सकता है। पतली पतली किताब आती है वन लाइनर, ऐसे ऐसे रटते हैं, बेसिर पैर का बस रटते हैं, ये इसका ये इसका ये इसका ये, तो वैसा केवल वही काम आता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, साला छत्तीसगढ़ में परीक्षा का स्तर उठता जा रहा है। आरक्षक के पेपर में भी 10-12 प्रश्न उच्च स्तर के आ जाते हैं ना, वो तो फिर भी उसका कट ऑफ इसलिए ऊपर नहीं जाता कि लोग फिजिकल क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए ऊपर नहीं जाता। लेकिन एसआई की तरह मान लो पहले परीक्षा हो और बाद में फिजिकल हो, तो सब पार हो जाएंगे। जो फिजिकल के बाद आरक्षक बन रहे हैं ना, वो सब पार हो जाएंगे। लेकिन जो पेपर क्वालिफाई कर रहे हैं शायद फिजिकल ना कर पाए, सीट खाली चली जाए, ऐसा होता है। एसआई की परीक्षा मुझे लगता है एसआई की परीक्षा में पहले फिजिकल होना चाहिए। पहले फिजिकल हो जाएगा ना तो फिर एकदम जो खाटी खाटी जो होते हैं ना, वो लोगों को काट नहीं पाएंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो फिजिकल में तो अच्छे होते हैं लेकिन परीक्षा में बेकार होते हैं। 2 परीक्षा में पहले प्री से ही छट जाते हैं, प्री से ही गायब। और ऐसे ऐसे लोग मेंस पास कर लेते हैं जो फिजिकल पास ही नहीं कर सकते ना। पहले होना चाहिए, मुझे लगता है पुलिस इसका फिजिकल पहले होना चाहिए। लेकिन ऐसे भी लफड़ा है, एक एसआई जो है वही कुछ समय बाद टीआई बनता है। सब इंस्पेक्टर है तो थोड़ा जिम्मेदारी और है, तो थोड़ा बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, है ना। यहाँ तो इतनी बुद्धिमत्ता के जब बाद भी जो है पूरा थाना भ्रष्ट है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है,
और मान लो एकदम बुद्धि जरा भी ना और वो पहुंच जाए तो फिर तो अति कर देगा वो ना। ये क्लियर है। फिर आइए उत्प्रेषण, प्रमाणित होना या सूचना देना। प्रमाणित होना या सूचना, शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रमाणित होना या सूचना देना। ये भी वरिष्ठ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों एक जैसा है। ये भी वरिष्ठ न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है, बस अंतर क्या है मैं बता रहा हूँ। प्रतिषेध में जब कोई अधीनस्थ न्यायालय न्याय क्षेत्र से बाहर ना गया हो तो उसे रोकने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है, कोई अधीनस्थ न्यायालय अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे चुका है, तब की स्थिति है ना। तब ऊपर वाला न्यायालय अपने से नीचे न्यायालय को क्या जारी करेगा? उत्प्रेषण। और इस उत्प्रेषण का मतलब क्या होगा? तूने अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर जिस मामले में निर्णय दिया है उस न्यायालय को रद्द कर देगा। वो न्यायाधीश से क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा और वो केस को अपने पास मंगा लेगा। समझ रहे हो? जैसे उदाहरण बताता हूँ। उदाहरण जैसे हमारा सत्र न्यायालय, क्रिमिनल मामला कहाँ चलता है? सत्र न्यायालय। और दीवानी मामले जैसे जमीन जायदाद के मामले, तलाक के मामले, ये सब जिला न्यायालय में चलते हैं ना। सत्र न्यायालय में चोरी, डकैती, ये सब हत्या, ये सब सत्र न्यायालय में केस चलता है। किसी हत्या के मामले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने समारोह निषाद को फांसी दे दिया, ठीक, फांसी की सजा सुना दी। अब उस समारोह निषाद का जो वकील था वो हाई कोर्ट पहुंच गया। हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि सत्र न्यायालय ने अपने अधिकार से बाहर जाकर निर्णय सुनाया। इसका मतलब ये नहीं है कि सत्र न्यायालय फांसी की सजा दे नहीं सकता, लेकिन सत्र न्यायालय फांसी की सजा देने से पहले उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना होता है कि इसको फांसी की, ये है पूरा मामला, इसको फांसी की सजा सुनाऊं या ना सुनाऊं। हाई कोर्ट के कंफर्मेशन के बाद सत्र न्यायालय सुना सकता है, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं था। तो फिर क्या होगा? हाई कोर्ट कौन सा रिट इशू करेगा? उत्प्रेषण। और इससे क्या होगा? उसके आदेश को क्वैश हो जाएगा, नहीं, उसका आदेश रद्द हो जाएगा, उसका डिसीजन रद्द हो जाएगा और उस केस को क्या करेगा? अपने पास मंगा लेगा। बात क्लियर है? या एक और उदाहरण बताता हूँ। सत्र न्यायालय में मामला चल रहा था, तो वकील जानते हो ना, दलील के दौरान संविधान के पेच भी ले आते हैं उसमें। तो दलील के दौरान संविधान के पेच आ गया उसमें और उसके व्याख्या की ज़रूरत पड़ी। संविधान के किसी मुद्दे, किसी भी क्लॉज के व्याख्या की आवश्यकता पड़ी और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने उसकी व्याख्या कर दी। फिर उस विपक्ष के को हाई कोर्ट पहुंच गया, अपने न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर संविधान की व्याख्या करने का, है ना, मिलावट, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार तो केवल आपको है, हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को है। ये कैसे व्याख्या कर दी? और हाउ कैसे न्याय क्षेत्र से बाहर चला गया? आदेश जारी हो जाए। समझ गए? और ये भी कौन जारी कर सकता है? केवल पीड़ित व्यक्ति। केवल पीड़ित व्यक्ति केस फाइल कर सकता है। किसके विरुद्ध जारी होगा? वही अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक अधिकरण, केवल इसी के विरुद्ध जारी हो सकता है ये। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध ही जारी हो सकता है। और फाइल कौन कर सकता है? केवल पीड़ित व्यक्ति। क्लियर है क्या? अरे तो वकील किस लिए है? भाटा पूछने के लिए थोड़ी है, देखो। अच्छा चलो, प्रश्न उठ गया कोर्ट में, कोई जैसा मेरा मामला चल रहा था, मेरा मामला वही धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला। तो मेरा मामला चल रहा था, तो इस मामले में मैं खुद दलील देना शुरू कर दिया कि सर हम सेकुलर देश में रहते हैं, भारत प्रकृति से एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत का यही संविधान जो है भाग 4 में कहता है कि प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, है ना, उसका प्रचार प्रसार करे।
मेरे मामले में हो ये रहा है कि मैंने तो संविधान के अनुरूप ही कृत्य किया। भाई संविधान, भारत का संविधान कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, और मेरे सामने सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे पाखंड और ऐसे ऐसे अंधविश्वास फैलाते ये ढोंगी बाबा दिख रहे हैं, तो मैंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है। मैंने उनको एक्सपोज करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उनके विरुद्ध लिखा है, उनके पाखंड को खोला है ना। और मैं सारे धर्मों को विरुद्ध करता हूँ, ऐसा नहीं है कि किसी विशेष धर्म के विरुद्ध। ईसाई धर्म के पाखंड के बारे में भी लिखा है, इस्लाम के पाखंड के बारे में भी लिखा है, और हिंदू धर्म के पाखंड के बारे में भी लिखा है। सबको बोलता हूँ मैं जो पाखंड फैलाता है। तो मेरे विरुद्ध ये केस सरासर निराधार। अब यहाँ पर उसका वकील और दलील वलील देने लगा, तो यहाँ व्याख्या की आवश्यकता पड़ गई कि वास्तव में धर्म निरपेक्ष का या वैज्ञानिक जो संविधान कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तो इसकी सही व्याख्या क्या होगी, क्या व्याख्या है जो दलील मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो वो व्याख्या करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को। अगर प्रश्न उठ जाए किसी मुद्दे पर, उस पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो ये केवल ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कर सकता है। ठीक, आइए अगला वाला, क्यों वारंट हो, अधिकार परीक्षा। अब ये किसके विरुद्ध जारी हो सकता है, लोक अधिकारी। देखो आप, या न्यायालय, सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति। सार्वजनिक पद मतलब सरकारी नौकर, सरकारी नौकरी। न्यायालय किसके विरुद्ध जारी होगा, सार्वजनिक पद, सरकारी पद धारण करने वाले को पद। और कब होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार परीक्षा जारी कर दिया। इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से, अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से। और सुप्रीम कोर्ट तब जारी करती है जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से किसी सार्वजनिक मतलब सरकारी पद पर बैठा होता है। अब किसी ने किसी की 12वीं की मार्कशीट जाली है, अब 12वीं की जाली मार्कशीट के बेस पर उसने परीक्षा पास भी कर लिया, नौकरी पहुंच गया, लेकिन उसके बहुत करीबी उसकी एक्स को ये पता था, और ये सरकारी नौकरी मिलते ही इसने क्या किया, अपनी एक्स को धोखा दे दिया, दूसरी लड़की से विवाह कर लिया। एक्स बोली ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। फाइल कर दिया, कोर्ट जांच कर बैठी, और जांच में पता चल गया फर्जी। तुरंत आदे किस अधिकार से बैठा है बे तो उस पद पे, फर्जी आदमी, फर्जी मार्कशीट के साथ। और जब ये न्यायालय जारी करेगा, इसका मतलब क्या होगा, नौकरी से गया। और कोर्ट फ्रॉड का अलग से केस चला सकती है उसके ऊपर, समझ रहे हो। ये पांचों समझ गए। और ये कोई भी व्यक्ति फाइल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति। तो दो रिट के संबंध में कोई भी केस फाइल कर सकता है। एक सबसे पहला वाला कौन सा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और एक कौन सा, अधिकार परीक्षा, ये दो। बाकी जो बीच के 3 हैं, ये केवल पीड़ित व्यक्ति फाइल कर सकता है। ठीक, दूसरा क्या प्रश्न एंगल बनेगा, किसके विरुद्ध जारी हो सकता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध भैया, कोई भी लोक अधिकारी, प्राधिकरण या निजी व्यक्ति, इसके विरुद्ध ये जारी हो सकता है। उसके बाद परमादेश पे आते हैं। परमादेश किसके विरुद्ध जारी हो सकता है भैया, लोक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी। परमादेश केवल लोक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी। लेकिन किसके विरुद्ध ये परमादेश जारी नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल, निजी व्यक्ति और उच्च न्यायालय का न्याय। क्लियर, ये परमादेश हो गया। परमादेश के बाद काम में आए प्रतिषेध और उत्प्रेषण को एक साथ रखो। प्रतिषेध और उत्प्रेषण एक साथ, ये वरिष्ठ न्यायालय अपने से नीचे न्यायालय को जारी करता है। मतलब किसके विरुद्ध जारी हो सकता है, या तो न्यायिक संस्था या अर्ध न्यायिक संस्था। ठीक, कौन फाइल से कर सकता, केवल पीड़ित व्यक्ति। प्रतिषेध में न्याय क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए ये जारी होता है, और उत्प्रेषण में न्याय क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय देने पर उसके निर्णय को रद्द करने के लिए होता है। बात क्लियर है।
पूरे इसमें यही आपको ध्यान रहे, आपका प्रश्न बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्लियर है। ये लोकस स्टैंडी बोलते हैं केवल पीड़ित व्यक्ति को, वैसे टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? लोकस, लोकल, अरे लोकल नहीं, अरे लोकस, लोकल नहीं, लोकस स्टैंडी। उसमें सही है कि नहीं? सही है ना? लोकस स्टैंडी, लोकस स्टैंडी कहा जाता है। पीड़ित व्यक्ति, प्रभावित व्यक्ति को लोकस स्टैंडी कहा जाता है। बात क्लियर है? हो गया का टाइम? आज क्या है? थर्सडे है ना? किसका रिजल्ट? रिजल्ट आ गया? अच्छा, भाग 5 कहाँ से आ जाएगा? भाग 4 कहाँ आ जाएगा? नहीं, यहाँ ब्रेक, यहाँ इंडियन आर्ट करते हमें बोर हो जाएंगे सब एक साथ, एक रात में। हाँ।